गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सरल क्लासेस रैनी में। देखिए हम बात कर रहे हैं आज अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है संघीय कार्यपालिका। और संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति का निर्वाचन, उसकी शक्तियां, अधिकार और प्रधानमंत्री का निर्वाचन, शक्तियां और अधिकार, ये हम आज बात करेंगे हमारे अगले चैप्टर में। तो देखिए संघीय कार्यपालिका, आपको बताया था मैंने कि सरकार, शासन व्यवस्था, सरकार के अंग होते हैं तीन। कितने अंग होते हैं? तीन। सबसे पहले हमने जो बात की थी वो बात की थी व्यवस्थापिका की। किसकी बात की थी? व्यवस्थापिका की। दूसरे नंबर पर आती है कार्यपालिका। क्या आ गई? कार्यपालिका। और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा वो न्यायपालिका से संबंधित होगा। किससे संबंधित होगा? न्यायपालिका से संबंधित होगा। ठीक है ना? किससे संबंधित होगा? न्यायपालिका से संबंधित होगा। तो देखिए चैप्टर पढ़ रहे थे संघीय कार्यपालिका। कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? संघीय कार्यपालिका। सरकार के तीन अंग, तीनों अंगों में सबसे पहले हमने बात की थी व्यवस्थापिका की। तो व्यवस्थापिका में हमने अध्ययन किया था संसद और संसद के दोनों सदनों का। संसद, जिसको व्यवस्थापिका या विधायिका भी कहते हैं, भारत में व्यवस्थापिका को संसद कहा जाता है। ठीक है ना? अब हम बात करेंगे यहाँ कार्यपालिका की। किसकी बात करेंगे? कार्यपालिका की। तो देखिए स्टूडेंट, संघीय कार्यपालिका, जैसा आपने देखा कि व्यवस्थापिका का जो कार्य होता है कानून का निर्माण करना होता है। व्यवस्थापिका का क्या कार्य होता है? कानून का निर्माण करना। और कार्यपालिका का क्या कार्य होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है कि व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को क्या करना? लागू करना। तो आज हम बात करेंगे संघीय कार्यपालिका की। तो थोड़ा सा आपको मैं बोर्ड पे समझा रहा हूं, ध्यान देना। सरकार की बात कर रहे थे, सरकार के अंग थे तीन। सबसे पहले हमने अध्ययन किया व्यवस्थापिका का। तो ध्यान देना, व्यवस्थापिका जिसे हम भारत में संसद कहते हैं, इंग्लिश में पार्लियामेंट कहते हैं, ये अध्ययन हम कर चुके हैं। दूसरे नंबर पर आती है कार्यपालिका। क्या आती है? कार्यपालिका। ठीक है, जिसका कार्य, इसका कार्य होता है कानून का निर्माण करना और कार्यपालिका का कार्य होता है कानून को लागू करना। ठीक है ना? थर्ड पे जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे वो है न्यायपालिका। किससे संबंधित होगी स्टूडेंट्स? न्यायपालिका। तो आज हम बात करेंगे कार्यपालिका की। किसकी बात करेंगे? कार्यपालिका की। शब्द से दिख रहा है पालिका क्या कर रही है? कार्य। क्या कर रही है? कार्य कर रही है। क्या? कार्यपालिका। तो देखिए सरकार के तीन अंगों में, सरकार के तीन अंग, कितने अंग? तीन अंग। तो सरकार के तीन अंगों में कार्यपालिका, सरकार के तीन अंगों में, ठीक है ना? कार्यपालिका अंग विधायिका द्वारा स्वीकृत। सरकार के तीन अंगों में कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत। किसके द्वारा स्वीकृत? व्यवस्थापिका के द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। नीतियों और कानूनों को क्या करने के लिए जिम्मेदार है? लागू करने के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए आज हम बात करते हैं कार्यपालिका की। किसकी बात करेंगे? कार्यपालिका की। कार्यपालिका, ठीक है ना? एग्जीक्यूटिव, इंग्लिश में जिसको क्या कहते हैं? एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका, किसकी बात करेंगे आज स्टूडेंट्स? हम कार्यपालिका की बात करेंगे। तो देखिए कार्यपालिका में सबसे पहले सरकार के तीन अंगों में से कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकृत कानूनों को क्या करती है? लागू करती है। क्या करती है? लागू करती है। लेकिन सभी देशों में एक जैसी कार्यपालिका निहित नहीं होती, या एक जैसी कार्यपालिका नहीं होती। क्या कह रहे हैं हम कि सभी देशों में एक जैसी क्या नहीं होती? कार्यपालिका नहीं हो सकती। इसी तरह से आगे देखिए कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर, कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर शासन के निम्न तीन रूप हो सकते हैं। कितने रूप हो सकते हैं? तीन रूप हो सकते हैं शासन के। तो शासन के जो तीन रूप हो सकते हैं,
कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के संबंधों के आधार पर शासन के 3 रूप हो सकते हैं। शासन कह दो या सरकार कह सकते हो। तो सरकार के कितने रूप हो सकते हैं? 3 रूप हो सकते हैं। अब 3 रूप कौन कौन से हो सकते हैं? पहले नंबर पर आएगा संसदात्मक शासन या संसदीय शासन प्रणाली, संसदात्मक शासन, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आएगा आपके अध्यक्षात्मक शासन। कौन सा शासन आएगा? अध्यक्षात्मक शासन, अध्यक्षात्मक शासन। पहले नंबर पर आ गया संसदात्मक शासन, दूसरे पे आ गया अध्यक्षात्मक शासन और तीसरे पे आएगा अर्धसंघात्मक शासन। कौन सा शासन आएगा? अर्धसंघात्मक शासन, ठीक है ना। शासन यहां लिख सकते हैं हम कि शासन के 3 रूप है। पहले नंबर पर आता है संसदात्मक शासन। कौन सा शासन आता है? संसदात्मक शासन, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर जो आता है वो आता है आपके अध्यक्षात्मक शासन और तीसरे नंबर पर आ रहा है स्टूडेंट्स अर्ध अध्यक्षात्मक शासन या अर्धसंघात्मक शासन। तो इसको हम यहाँ अर्ध अध्यक्षात्मक शासन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अर्ध अध्यक्षात्मक शासन भी लिख सकते हैं, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन भी लिख सकते हैं। तो देखिए संसदात्मक शासन किसकी बात कर रहे हैं? संसदात्मक शासन की बात कर रहे हैं। संसदात्मक शासन में क्या होता है कि जब कार्यपालिका, संसदात्मक शासन में क्या होता है कि जब कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए, जब कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, तो वह संसदात्मक या संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। क्या कहलाती है? कि जब कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है, उसमें संसदात्मक शासन प्रणाली कहलाती है, ठीक है ना। इस शासन प्रणाली में दोहरी कार्यपालिका होती है। कैसी कार्यपालिका होती है? दोहरी कार्यपालिका होती है संसदात्मक शासन प्रणाली में। इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, ठीक है ना। संसदात्मक इसमें दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। कैसी कार्यपालिका पाई जाती है? दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है। यहां कार्यपालिका आप समझ लेना कैसी कार्यपालिका पाई जाती है? दोहरी। इसमें क्या होता है? एक तो होता है राष्ट्र का अध्यक्ष। किसका अध्यक्ष होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष। एक होता है शासन का अध्यक्ष। तो जहां पर राष्ट्र और शासन दोनों का अध्यक्ष अलग अलग होता है वहां पर कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। तो राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है, राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। कौन होता है? राष्ट्रपति। और शासन का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, जो कि आपके चैप्टर में दोनों का निहित वर्णन किया गया है। दोनों का ही क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या कहा गया है कि जब कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति, जब कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो तथा कार्यपालिका के सदस्य अनिवार्य रूप से व्यवस्थापिका के भी सदस्य हो, तो ऐसी प्रणाली को क्या कहा जाता है? संसदात्मक शासन प्रणाली कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है? एक होता है राष्ट्र का अध्यक्ष और दूसरा होता है शासन का अध्यक्ष। तो जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है वो राष्ट्रपति होता है और जो शासन का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अब संसदात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों में पाई जाती है? तो देखिए संसदात्मक शासन प्रणाली जहां पर राष्ट्र का और शासन का दोनों अध्यक्ष कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। जो शासन राष्ट्र का अध्यक्ष होता है नाम मात्र का होता है। शासन का अध्यक्ष कैसा होता है? वास्तविक होता है। राष्ट्र का अध्यक्ष कैसा होता है? नाम मात्र का, जैसे कि राष्ट्रपति। भारत की हम बात करें, शासन का अध्यक्ष वास्तविक अध्यक्ष होता है, जैसे प्रधानमंत्री। तो संसदात्मक शासन प्रणाली में, संसदात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों में पाई जाती है? संसदात्मक शासन प्रणाली किन देशों में पाई जाती है? सबसे पहले आप लिख सकते हो भारत, दूसरे नंबर पर आप लिख सकते हो ब्रिटेन,
क्या लिख सकते हो? ब्रिटेन। तीसरे नंबर पर आप लिख सकते हो ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पर क्या लिख दिया आपने? भारत लिख दिया। दूसरे नंबर पर क्या लिख सकते हो आप? ब्रिटेन। तीसरे पे ऑस्ट्रेलिया, चौथे पे जापान, पांचवे पे जर्मनी एंड छठे पे इटली। तो देखिए ये बहुत है। उदाहरण के तौर पर हमें समझ रहे हैं कि संसदात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों में पाई जाती है, संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या क्या होता है। कि संसदात्मक शासन प्रणाली में जब कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है तो वहां संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। इसमें दोहरी कार्यपालिका का उदाहरण मिलता है। एक राष्ट्र का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, दूसरा शासन का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। अब संसदात्मक शासन प्रणाली किन किन देशों में पाई जाती है? तो भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी और इटली, इन देशों में क्या पाई जाती है? संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है ना। आदि देशों में कैसी शासन प्रणाली पाई जाती है? संसदात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। ये क्लियर हो गया संसदात्मक शासन प्रणाली। दोबारा से समझ लेना कि जब कार्यपालिका अपने कार्यों के प्रति व्यवस्थापिका के प्रति जिम्मेदार होती है या उत्तरदायी होती है, संसदात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट आता है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। कौन सी शासन प्रणाली आती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। दिख रहा है ना सभी को यहाँ? तो नेक्स्ट आती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। तो देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है कि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। क्या कह रहा है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में? कि कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति कार्यों के क्या नहीं होती? उत्तरदायी नहीं होती। और इसमें क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है ना। उत्तरदायी नहीं होती। ठीक है ना। इसमें सिर्फ क्या होता है अध्यक्षात्मक शासन में? इसमें राष्ट्र और शासन का अध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। इसमें शासन का और राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? एक ही व्यक्ति होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अमेरिका। तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहां पाई जाती है? अमेरिका में पाई जाती है। कि जब कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी न हो और कार्यपालिका के साथ और कार्यपालिका के सदस्य व्यवस्थापिका के सदस्य न हो तो ऐसी शासन प्रणाली को क्या कहते हैं? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। इसमें राष्ट्र का अध्यक्ष और शासन का अध्यक्ष कौन होता है? एक ही व्यक्ति। इसमें शासन का और राष्ट्र का अध्यक्ष कौन होता है? एक ही व्यक्ति होता है। कौन सी शासन प्रणाली में? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में। उदाहरण के तौर पर हमने बात की थी, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो यह किसका आ जाएगा? अमेरिका, ब्राजील, चीन। ठीक है ना। अमेरिका, ब्राजील, चीन। तो यहां पर कौन सी शासन प्रणाली पाई जाती है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। ये दो हो गए, क्लियर हो जाने चाहिए कि शासन के तीन रूप है, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक और अर्ध अध्यक्षात्मक। संसदात्मक शासन प्रणाली में क्या होता है? कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। इसमें दोहरे कार्यपालिका पाई जाती है जिसमें राष्ट्र का अध्यक्ष अलग होता है और शासन का अध्यक्ष अलग होता है। ठीक है ना। दूसरे नंबर पर आती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। इसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होती, नहीं जवाबदेह होती है। इसमें राष्ट्र और शासन का अध्यक्ष एक ही होता है। जैसे अमेरिका में पाया जाता है, वहां पर प्रधानमंत्री का पद निहित नहीं है। कहां पर? अमेरिका में। अमेरिका में, चीन में प्रधानमंत्री का पद नहीं है, वहां पर सिर्फ राष्ट्रपति का पद होता है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति की हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है ना। जैसे चीन के राष्ट्रपति की बात करें शी जिनपिंग। ठीक है ना। तो ये वहां पर राष्ट्रपति का शासन चलता है जहां दोनों का अध्यक्ष एक होता है। अब आती है आपके नेक्स्ट आती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। संसदात्मक इन देशों में पाई जाती है। अध्यक्षात्मक आप यहां लिख सकते हो, ये देख सकते हो उदाहरण के तौर पर किन किन देशों में पाई जाती है? अमेरिका, चीन, ब्राजील। इन देशों में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। अब है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तीसरे नंबर पे ध्यान देना, शासन के तीन रूपों में ऐसी शासन प्रणाली जिसमें अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों प्रणालियों के गुण निहित हों क्या कहलाती है? अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहलाती है। इसमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से जनता से निर्वाचित होता है और प्रधानमंत्री कहां से लिया जाता है? संसद से लिया जाता है। जैसे फ्रांस, रूस, श्रीलंका।
इस शासन प्रणाली में अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों प्रणालियों के गुण निहित होते हैं। इसमें अध्यक्षात्मक, अर्ध अध्यक्षात्मक में देखिए, इसमें अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों प्रणालियों के गुण निहित होते हैं। इसमें राष्ट्रपति तो क्या है, जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है? अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में जनता के द्वारा। और प्रधानमंत्री कहां से लिया जाता है? संसद से लिया जाता है। ठीक है ना। ये जो व्यवस्था पाई जाती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, तो अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है जैसे श्रीलंका। कहां पर पाई जाती है? जैसे श्रीलंका में पाई जाती है अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। फ्रांस और रूस में पाई जाती है। फ्रांस और रूस में अर्ध अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था पाई जाती है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि शासन के यहां कितने रूप बताए गए हैं? 3 रूप बताए गए हैं। पहला संसदात्मक, दूसरा अध्यक्षात्मक, तीसरा अर्ध अध्यक्षात्मक। संसदात्मक शासन व्यवस्था कहां कहां पाई जाती है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था कहां कहां पर पाई जाती है? ठीक है ना, कहां कहां पर ये पाई जाती है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि किन किन देशों में कौन कौन सी व्यवस्था पाई जाती है। नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं और नोट्स में ये सब कुछ दिया हुआ है, तो आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। इसके बाद कार्यपालिका में जो हम अध्ययन करेंगे सबसे पहले, तो कार्यपालिका में हम अध्ययन करेंगे भारत के राष्ट्रपति का। इसको साफ कर देता हूं। तो कार्यपालिका में हम सबसे पहले जो अध्ययन करेंगे, देखिए चैप्टर चल रहा है संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। अब जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति किसका पति? राष्ट्र का पति। सबसे पहले अध्ययन करेंगे हम यहां राष्ट्रपति का। देखिए राष्ट्रपति एक पद जो देश में अहम होता है, गौरव का होता है, गरिमा का होता है। राष्ट्रपति जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रेसिडेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहा जाता है। ठीक है ना। यह जो राष्ट्रपति होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। क्या होता है? प्रथम नागरिक। प्रथम नागरिक से मतलब है कि जब भी हमारे देश में जनगणना होती है, तो जनगणना में सबसे पहले जो व्यक्ति गिना जाता है वो राष्ट्रपति गिना जाता है। कौन गिना जाता है? राष्ट्रपति गिना जाता है। तो इसलिए राष्ट्रपति इंग्लिश में जिसे प्रेसिडेंट कहते हैं, भारत का प्रथम नागरिक होता है। भारत का क्या? किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है। हम यहाँ भारत की बात कर रहे हैं, तो देखिए अब बात करेंगे हम राष्ट्रपति का, कि राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ किया गया है। तो देखिए अब तक हम भाग 4 के तक पढ़ चुके हैं, तो राष्ट्रपति का उल्लेख भाग 5 में, ठीक है ना, अनुच्छेद 52 से 61। ठीक है, अनुच्छेद 52 से 61 किसका उल्लेख किया गया है? राष्ट्रपति का उल्लेख किया गया है। अब देखिए राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति की हम बात करें तो राष्ट्रपति की हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? बात कर रहे हैं। तो देखिए भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। किसकी स्थापना की गई है? संसदीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। तो सबसे पहले यह कहा गया है कि अनुच्छेद 52, कौन सा अनुच्छेद आएगा? 52। अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत क्या होगा? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेदों पर ध्यान देना कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत होगा, कि अनुच्छेद 52 के तहत भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है ना, भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। फिर आता है अनुच्छेद 53 या 53, 53 में कहा गया है कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति, अनुच्छेद 53 में क्या कहा गया है? संघीय
जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति, संघीय कार्यपालिका की शक्ति, किसकी शक्ति? संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। सिलेबस के अनुसार चल रहे हैं, सबसे पहले राष्ट्रपति आएगा, ठीक है ना। तो संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा न्यायालय में करेगा, ठीक है ना। जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा, जिसका प्रयोग वह कौन? राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों द्वारा करेगा, ठीक है ना। दो अनुच्छेद आपको याद हो जाने चाहिए कि भारत का राष्ट्रपति होगा, तो अनुच्छेद 52 के तहत क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के तहत क्या होगा? भारत का राष्ट्रपति होगा, ठीक है ना। उसके बाद भारत के राष्ट्रपति के बाद 52 में 53 में कि संघीय कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। अब हम आगे चलते हैं, जो आपके अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। ये ध्यान रह जाएगा, ध्यान से देख लीजिएगा। अब आता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। देखिए स्टूडेंट, राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं। तो राष्ट्रपति की हम जो बात कर रहे हैं, तो देखिए अब आएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन, निर्वाचन से मतलब चुनाव, क्या आ जाएगा? चुनाव, इलेक्शन, राष्ट्रपति का इलेक्शन। तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है, चुनाव का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 54 में किया गया है। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 54 में किया गया है, कार्यपालिका का स्वरूप, ठीक है ना। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 54 में किया गया है राष्ट्रपति का। दो प्रकार की कार्यपालिका, दोहरी कार्यपालिका पाई जाती है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है ना। और उसके बाद देखिए भारत में दोहरी कार्यपालिका अपनाई गई है, नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। तो नाम मात्र की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, और वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? वास्तविक कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। नाम मात्र के कार्यपालिका, देखिए भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक एवं संवैधानिक प्रधान है। कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होंगी? राष्ट्रपति में निहित होंगी, परंतु राष्ट्रपति इनका वास्तव में उपयोग नहीं कर सकता, इसलिए राष्ट्रपति को नाम मात्र की कार्यपालिका कहा जाता है। उसके बाद आता है वास्तविक कार्यपालिका। भारत में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद कार्यपालिका की शक्तियों का वास्तविक प्रयोग करती है, अतः मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका है। अब आता है आपके राष्ट्रपति का निर्वाचन। क्या आता है? राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो देखिए मैंने बताया था राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है उसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 54 में। किसमें किया गया है? राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 व 55 में किया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख अनुच्छेद 54 व 55 में किया गया है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 54 की। देखिए आर्टिकल या अनुच्छेद 54। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, किसके निर्वाचन के लिए? राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक क्या होगा? निर्वाचक मंडल होगा। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होगा? एक निर्वाचक मंडल होगा, ठीक है ना। ध्यान देना, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए क्या होगा? एक निर्वाचक मंडल होगा, ठीक है। और निर्वाचन मंडल में निम्न प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 54 के द्वारा, जिसमें निम्न सदस्य क्या करेंगे? निर्वाचन करेंगे।
अनुच्छेद 54 की राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया है, जिसमें निम्न सदस्य क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल नियुक्त किया गया है, जिसमें निम्न सदन क्या करेंगे, निम्न सदन क्या करेंगे, निर्वाचन करेंगे। अब कौन कौन करेंगे, संसद के, किसके, संसद के, ठीक है ना, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित जो चुने हुए हैं। मनोनीत की बात नहीं हो रही है, यहाँ सिर्फ निर्वाचित की हो रही है। निर्वाचित और मनोनीत दोनों में फर्क होता है। देखिए, निर्वाचित जो चुनाव के माध्यम से जीत कर आता है, ठीक है ना, जिसका चुनाव जनता करती है, कि क्या डालकर, वोट डालकर। एक होता है मनोनीत, तो वह व्यक्ति सदस्यों के द्वारा मन से चुना जाता है। किससे चुना जाता है, मन से चुना जाता है। तो यहाँ हम बात करें कि संसद के दोनों सदन, तो संसद के दोनों सदन लोकसभा प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य क्या करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। किस में भाग लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है ना। दूसरा कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, प्रदेशों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य क्या लेते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अनुच्छेद 54 के तहत कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचन मंडल होगा, जिसमें निम्न सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत नहीं, क्योंकि इनमें कुछ मनोनीत सदस्य भी है जो राष्ट्रपति के द्वारा मन से चुने जाते हैं, ठीक है ना। और इन्हीं में भी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की जो विधानसभा सदस्य है, दिल्ली पांडुचेरी की जो विधानसभा सदस्य है, केंद्र शासित प्रदेश है हमारे दिल्ली और पांडुचेरी, इनके भी जो विधानसभा सदस्य है और राज्यों के विधानसभा सदस्य, ये भी कैसे होने चाहिए, निर्वाचित होने चाहिए। ये क्या करते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं अनुच्छेद 54 के तहत। नेक्स्ट जो आएगा आपके आएगा अनुच्छेद 55, क्या आएगा, इसमें राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख है। देखिए, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन अनुच्छेद 54-55, तो देखिए स्टूडेंट, अनुच्छेद 54 में हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख, निम्न सदस्यों के द्वारा निर्वाचन किया जाता है। अब आता है अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में क्या होता है, 55 में कि राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख है। इसके अनुसार राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख है। किसका उल्लेख है स्टूडेंट, निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख है। तो देखिए, निर्वाचन प्रणाली के उल्लेख में क्या होता है कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, किसका निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति की निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा, मत प्रणाली द्वारा, किसके द्वारा, मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष शब्द पे ध्यान देना, अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, गुप्त मतदान द्वारा होता है। तो देखिए, अनुच्छेद 55 में किसका उल्लेख किया गया है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख किया गया है। इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का क्या है, इसमें उल्लेख है। किसका उल्लेख है, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का उल्लेख है। तो देखिए कि अनुच्छेद 55 में उल्लेख है कि इसके अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व की
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? गुप्त मतदान द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब गुप्त मतदान द्वारा कैसे किया जाता है यह आपको ध्यान रखना है। तो गुप्त मतदान द्वारा इस प्रकार किया जाता है कि देखिएगा आप लोग कि राष्ट्रपति का जो चुनाव है अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किस विधि से होता है? अप्रत्यक्ष विधि से। अप्रत्यक्ष विधि से होता है, अर्थात अप्रत्यक्ष विधि से इसलिए होता है कि राष्ट्रपति का चुनाव जनता नहीं करती, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं। कौन करते हैं? जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि। तो जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि कौन होते हैं? जैसे विधानसभा सदस्य, लोकसभा सदस्य, ठीक है ना, ये हो गए। अब विधानसभा सदस्य किसको चुनते हैं? राज्यसभा सदस्यों को। अब ये भी क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। इसलिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान द्वारा राष्ट्रपति का क्या किया जाता है? चुनाव किया जाता है। ठीक है, इसके बाद आती है फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की योग्यताएं, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन होने की क्या क्या योग्यताएं। ये ध्यान से समझ लेना, नोट्स आपके पास उपलब्ध हैं। देखिए आगे, राष्ट्रपति के निर्वाचन की, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताएं। कौन कौन सी योग्यताएं हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति के निर्वाचन सबसे पहले क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है ना। उसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। भारत का नागरिक होना चाहिए, सब लोग जानते हो आप। न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए उसकी? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। लोकसभा का, किसका? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। ठीक है, ये इसकी योग्यता है। दिवालिया व पागल नहीं हो। ठीक है ना, ये बहुत सारी योग्यताएं होती है, आप इतना लिख दोगे बहुत है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें पढ़ा था राष्ट्रपति के निर्वाचित होने की योग्यताएं। तो योग्यताओं में क्या क्या है कि वह कैसा नागरिक होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? कि भाई आप राष्ट्रपति बनने जा रहे हो तो सबसे पहले तो नागरिक कहाँ का होना चाहिए? भारत का। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। वह लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया देखिए। तो इसमें वैध अवैध मतों की संख्या का अनुपात किया जाता है राज्यसभा के प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार। तो यहां हम सीधा सा समझेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो देखिए स्टूडेंट्स, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम, निर्वाचन की प्रक्रिया 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा, ध्यान देना, 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 55 में, किसमें? अनुच्छेद 55 में, किसमें? 55, अनुच्छेद 55 में यह प्रावधान किया गया है कि, यह प्रावधान किया गया है कि, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, कि 2026 तक, कब तक? 2026 तक, 2026 तक, अभी चल रहा है 2020, 2026 तक, कब तक? 2026 तक राष्ट्रपति का निर्वाचन, किसका निर्वाचन? भारत के प्रथम नागरिक का निर्वाचन
राष्ट्रपति का निर्वाचन 1971 की किसकी 1971 की जनगणना के आधार को मानकर किया जाएगा। जनगणना के आधार को मानकर किया जाएगा। ये देखिए और नोट करिएगा आप लोग, मानकर किया जाएगा। समझ लेना आप लोग दोबारा से कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 55 में यह प्रावधान किया गया है कि 2026 तक जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा, निर्वाचन होगा, वो 1971 अर्थात 1971 की जनगणना के आधार को मानकर ही किया जाएगा। ठीक है ना, किसको आधार मानकर किया जाएगा? 1971 की जनगणना को आधार मानकर किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद जो अगला टॉपिक आएगा आपका वो आएगा राष्ट्रपति के वेतन और विशेष अधिकार। तो देखिए राष्ट्रपति का वेतन और विशेष अधिकार। देखिए एक एक चीज यहां मैं आपको बता रहा हूं का वेतन और विशेष अधिकार। तो देखिए भारत सरकार द्वारा वर्तमान में राष्ट्रपति का जो वेतन है वो 5 लाख रुपए प्रति माह है। कितना है? भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति का जो वेतन है 5 लाख रुपए कितना है? प्रति माह है, जो भी कैसा है? कर मुक्त है, आयकर से मुक्त है, टैक्स रहित है, उसमें टैक्स नहीं लगेगा। कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति का जो वेतन है कितना निर्धारित किया गया है? 5 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। कितना निर्धारित किया गया है? 5 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। ठीक है ना। राष्ट्रपति के वेतन भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। क्या नहीं किए जा सकते? कम नहीं किए जा सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि राष्ट्रपति का जो वेतन होगा कितना होगा? 5 लाख रुपए प्रति माह होगा। दूसरा कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। राष्ट्रपति पद से कार्य मुक्त होने पर पेंशन, एक सरकारी आवास, ध्यान देना, राष्ट्रपति पद से मुक्त होने पर पेंशन और एक सरकारी आवास आजीवन प्राप्त होगा। कब तक प्राप्त होगा? आजीवन प्राप्त होगा। और उसकी मृत्यु पर उसकी पत्नी को आदि पेंशन एवं सरकारी आवास आजीवन मिलेगा। यह राष्ट्रपति के विशेष अधिकार है। क्या होता है इसमें? यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के पद मुक्त होने पर उसे पेंशन मिलेगी, एक सरकारी आवास मिलेगा। क्या मिलेगा? और उसकी मृत्यु हो जाने पर उसकी पत्नी को क्या मिलेगी? उसकी पत्नी को पेंशन एवं सरकारी आवास कैसे मिलेगा? आजीवन मिलेगा। ठीक है ना। आगे राष्ट्रपति के विरुद्ध पद अवधि के दौरान जब राष्ट्रपति पद पर होगा तो न्यायालय में दीवानी व फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक है ना। ना ही गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा सकता है और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके व्यक्तिगत रूप से किए गए कार्यों को 2 माह पूर्व लिखित नोटिस जारी कर दीवानी कार्रवाई की जा सकती है। सॉरी, ठीक है ना, कि शपथ लेने से पहले या बाद में 2 माह पूर्व लिखित नोटिस जारी कर उसके ऊपर क्या क्या दीवानी कार्रवाई की जा सकती है, फौजदारी कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है ना। ये राष्ट्रपति के वेतन और विशेष अधिकार में आ जाएंगे। उसके बाद राष्ट्रपति के क्या है? आवास है। क्या है? आवास। देखिए राष्ट्रपति के आवास अर्थात रहने का स्थान। तो राष्ट्रपति के जो आवास है, ठीक है ना, तो
आजीवन प्राप्त होगा इसको आवास। किनको? राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति जी को आवास कब तक प्राप्त होगा? आजीवन प्राप्त होगा। ठीक है ना। आवास का विवरण, भवन का नाम और पता, ये मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, आवास का विवरण सबसे पहले सारणी के माध्यम से समझेंगे हम। यहां आवास का विवरण, ठीक है ना। दूसरा होगा भवन का नाम, और तीसरा होगा भवन का पता। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला औपचारिक आवास। औपचारिक आवास। दूसरे नंबर पर होगा ग्रीष्मकालीन आवास। ग्रीष्मकालीन आवास कैसा होगा? ग्रीष्मकालीन आवास। एंड थर्ड होगा अन्य निवास। तो जो औपचारिक जो आवास होगा, राष्ट्रपति के आवास की हम बात कर रहे हैं, तो जो औपचारिक जो आवास होगा वो राष्ट्रपति भवन। भवन का नाम क्या होगा? राष्ट्रपति भवन। और यह राष्ट्रपति भवन कहां स्थित होगा? जहां पर अरावली पर्वतमाला की जो श्रेणियां हैं समाप्त होती है, जैसे रायसीना हिल्स दिल्ली में। कहां पर? रायसीना हिल्स नई दिल्ली में। ठीक है ना। तो देखिएगा, पहले हम बात करें औपचारिक आवास की। किसकी बात कर रहे हैं? राष्ट्रपति के आवास की, औपचारिक आवास की। तो औपचारिक आवास राष्ट्रपति भवन कहां पर होगा? रायसीना हिल दिल्ली में होगा। ठीक है ना। उसके बाद ग्रीष्मकालीन आवास। तो देखिए, ग्रीष्मकालीन जो आवास होगा, भवन का नाम होगा द रिट्रीट। क्या नाम होगा? द रिट्रीट। ठीक है ना। अब यह द रिट्रीट जो भवन होगा, यह छरबरा, कहां पर होगा? पता, छरबरा, शिमला, हिमाचल प्रदेश। कहां पर होगा? हिमाचल प्रदेश में होगा। ठीक है ना भाई। ग्रीष्मकालीन अर्थात गर्मियों में जो राष्ट्रपति का भवन होगा वो हिमाचल प्रदेश में होगा, क्योंकि वहां गर्मियों में भी क्या होती है? अधिक ठंड पाई जाती है। उसके बाद अन्य निवास। तो अन्य निवास जो होगा वो हैदराबाद में होगा। कहां होगा? हैदराबाद, जिसका नाम होगा राष्ट्रपति निलयम। ये कहां स्थित होगा? हैदराबाद में। तो अन्य निवास, यहां जैसे ग्रीष्मकालीन आवास है, यहां शीतकालीन आवास हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शीतकालीन आवास। कि जब अधिक गर्मी होती है तो कहां चले जाते हैं राष्ट्रपति महोदय? हिमाचल प्रदेश। और जब अधिक सर्दी होती है तो कहां चले जाते हैं? हैदराबाद। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर अधिक गर्मी पाई जाती है। ठीक है। इसी के साथ जो राष्ट्रपति के आवास का विवरण है ये कंप्लीट होता है, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो अगली वीडियो में हम देखेंगे। धन्यवाद।